नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी में। मैं सत्यम एक बार फिर आपके साथ हूं। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कल हमने पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन देखा था ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने एक एक स्टेप वाइज चीजें पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे होंगे किस पर? वैद्युत सेल। यानी सेल क्या होता है, वे कितने प्रकार के होते हैं, किस सेल में किस लिक्विड का हम यूज करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत धारा, प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जितना ओवरव्यू या ऊपर ऊपर का पॉइंट हम कह सकते हैं वो आ जाएगा। यानी ये जो क्लास है अदरवाइज बच्चों के साथ साथ जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए पूरी की पूरी तरीके से डेडिकेटेड क्लास है, और बाकी बच्चों के लिए भी ये एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा हो गई, विद्युत, और उसके बाद विद्युत आवेश, विद्युत सेल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त अंदाज में। तब तक के लिए चलिए एक शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से। तो पहली हेडिंग हम बात कर लेते हैं कौन सी? सेल की। सेल क्या होते हैं, तो पहले देख लेते हैं हम सेल। ठीक, तो नंबर एक पॉइंट पहले तुम यही समझ लें, सेल क्या होता है। तो देखे सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे हमने क्या बोला, सेल हमारी जो है वो ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है उसको ये कन्वर्ट करती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और नॉर्मली भी हमें पता है कि सेल डालकर ही तो हम अपनी चीजों को ऑपरेट करते हैं, या जो हमारा इन्वर्टर है उससे ही तो हमें मिलती है लाइट। अच्छा, वो कैसे मिलती है? अगर आपको पता, हमारे इन्वर्टर में क्या करते हैं हम लोग, टाइम टाइम पर तेजाब चेक करते हैं, पानी का लेवल उसमें चेक करते हैं, क्योंकि अगर वो तेजाब कम होगा मतलब वो रासायनिक ऊर्जा उसमें स्टोर कम होगी, तो वो जो इन्वर्टर की जो चार्जिंग पावर, यानी जब हम इन्वर्टर से लाइट ले रहे होंगे तो वो हमारा कम हो जाएगा। बैकअप समय समय के साथ में वो कम होता जाता है, तो इसलिए तेजाब को तो बार चेंज किया जाता है या उसमें हम पानी डालते हैं। तो सेल सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्लियर बच्चे? सेल आ गया। अब देखते हैं सेल के प्रकार। तो बात कर लेते हैं हम किस पर? सेल के प्रकार। सेल के प्रकार। तो जो हमारे सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। और नंबर दो हमारे आते हैं कौन से? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। तो नंबर एक प्राथमिक सेल, नंबर दो द्वितीयक सेल। यानी सेल हमारे दो प्रकार के। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो पहले लेते हैं हम किसको? प्राथमिक सेल को। तो ये रहा हमारा, पहले बात करते हैं किस पर? प्राथमिक सेल पर। प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल हमारा क्या होता है? वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी जिन्हें हम पुनः दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, या हिंदी में कहें तो जिन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, आवेशित जो दोबारा से नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार के सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल क्या होगा? वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः दोबारा आवेशित किया जा सके, या जिन्हें हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, वो सेल हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे, अच्छा प्राथमिक सेल का एग्जांपल लें तो जैसे आपको पता एवर रेडी का जो घड़ी में डालने वाला सेल आता है, वो हमने एक बार 10 रुपए का खरीदा, घड़ी में डाल दिया, घड़ी चलती रही, एक बार वो खत्म हो गया, बस वो खत्म। फिर उस सेल को हमें फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि उसको हम दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं। एक सेल आपके आते हैं कौन से? जो कैमरा, आपने देखा फोटोग्राफर वगैरह जो कैमरे में यूज करते हैं सेल, वो अपने सेल को बार बार चार्ज करते रहते हैं। उनका सेल एक बार डाउन होगा, वो अगेन लगाते हैं चार्जर में, उनका चार्ज हो जाता है।
तो यानी वो सेल कौन से होते हैं हमारे द्वितीयक सेल। तो वे सेल जिन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं वो सेल हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक एडाप्टर, ये पीछे जैसे अगर जो हमारे पास द्वितीयक सेल होंगे जिन्हें पुनः दोबारा आवेशित कर सकते हैं तो उन सेलों को ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है इन स्लॉटों में ऐसे फांस के और हम इसको लगा देते हैं कहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड में और सेल हमारे ये दोबारा चार्ज हो जाते हैं और पुनः इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसा अभी आप देख रहे होंगे हम माइक का यूज कर रहे हैं तो इस माइक का जो रिसीवर है, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, इस माइक का ये जो रिसीवर है इस रिसीवर में भी क्या पड़े हुए हैं सेल, और वो सेल कैसे हैं जो बार बार से चार्ज हो सकते हैं यानी जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा सेल पड़ा है वो कैसा सेल है द्वितीयक सेल। क्लियर ना बच्चे? तो सेल कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, नंबर एक प्राथमिक सेल और नंबर दो हमारा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जिन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है और द्वितीयक सेल जिन्हें आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? अब चलते हैं, देखो अब बात कर लेते हैं मेन प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक सेल हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहले हम प्राथमिक सेल के एग्जांपल, जैसे प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल में जो सबसे नंबर फर्स्ट आता है वो हमारा कौन सा आता है, साधारण वोल्टीय सेल। साधारण वोल्टीय सेल, और ये सबसे पहला सेल है जो निर्मित किया गया था, साधारण वोल्टीय सेल। ये हमारा कैसा है प्राथमिक सेल। इसको एक बार हम प्रयोग कर लेते थे उसके बाद इसे पुनः प्रयोग हम नहीं कर सकते एक बार अगर ये पूरा तरीके से निरावेशित हो जाता है तो ये हो गया साधारण या वोल्टीय सेल। नंबर दो पर बात करें तो एक हमारा सेल आपने सुना होगा शुष्क सेल। शुष्क सेल ये कैसे, ये भी कैसा है, ये भी हमारा कैसा है प्राथमिक सेल, यानी इसको भी हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। बट शुष्क सेल का फायदा क्या था हमारे पास, शुष्क सेल का सबसे बड़ा जो फायदा हमें मिला था वो ये था कि इनको हम किसी भी प्रकार से रख सकते थे और इन्हें हम किसी भी जगह ले जा सकते थे। देखो सीधा सा है, वर्ड क्या लिखा है शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, मतलब इसमें जो भी चीजें यूज की जाएंगी जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे सूखे होंगे यानी लिक्विड के रूप में उसमें कुछ भी नहीं होगा। और अगर लिक्विड के रूप में कुछ भी नहीं होगा तो उस सेल को किसी भी प्रकार से रख दें तो उसमें कुछ भी फैलने का या इधर उधर होने का कोई भी चांस नहीं है। और ये सेल हमारे पोर्टेबल भी हो सकते थे यानी इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शुष्क सेल। अब पूछा जाता है शुष्क सेल में अंदर क्या भरा होता है, तो इसमें क्या होता है आपका NH4Cl। ठीक, NH4Cl की क्या भरी होती है लुगदी, NH4Cl की लुगदी। अब काफी बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये लुगदी क्या होता है, तो देखिए लुगदी को आपको बताएं जैसे बुरादा होता है, बुरादा जस्ट सेम वैसे ही होता है NH4Cl बुरादे के रूप में, उसको बोलते हैं लुगदी। तो इसमें जो सेल में जो NH4Cl भरा जाता है वो लुगदी के रूप में भरा जाता है यानी वह बुरादे के रूप में उसमें भरा होता है। तो NH4Cl ये आपका वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है शुष्क सेल में क्या भरा होता है, तो क्या भरा होता है NH4Cl की लुगदी। एक होता है हमारे पास सेल और लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल। अब पूछा जाता है कि लेक्लांसे सेल में हम किसका प्रयोग करते हैं यानी लिक्विड के रूप में उसमें हम क्या भरते हैं। एग्जामिनर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ऑप्शनल में भी पूछ लिया जाए। तो लेक्लांसे सेल में हम क्या भरते हैं, इसमें भी NH4Cl ही भरा जाता है, पर इसमें NH4Cl लुगदी के रूप में नहीं, इसमें NH4Cl लिक्विड के रूप में यानी द्रव के रूप में भरा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए लेक्लांसे सेल में द्रव के रूप में क्या भरा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, लेक्लांसे सेल में द्रव के रूप में NH4Cl भरा जाता है, या जिसमें पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब फार्मूला अगर याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर देख लें तो एक आपका होता है कौन सा डेनियल सेल, ये भी हमारा कैसा है प्राथमिक सेल। तो ये हो गए हमारे प्राथमिक सेल के कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक साधारण वोल्टीय सेल पहला बनाया गया सेल, दूसरा शुष्क सेल मतलब सूखा सेल जिसे हम कहीं भी चले जा सकते थे, जिसमें कौन क्या भरते थे हम NH4Cl की लुगदी यानी बुरादे के रूप में उसमें NH4Cl को भरा जाता था। ठीक, तीसरा आपने पॉइंट कहता है लेक्लांसे सेल।
लाइक्लांसिस सेल में भी NH4Cl ही भरा जाता है, लेकिन इसमें NH4Cl किसके रूप में होता है? द्रव के रूप में भरा होता है। क्लियर ना बच्चे? ठीक। अगला क्या है हमारा? डेनियल सेल। और जो डेनियल सेल है ये भी कैसा है हमारा? प्राथमिक सेल। यानी प्राथमिक सेल के बारे में हम समझ गए कि वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जांपल्स आपने देख लिए, किस सेल में क्या जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो भी हमने बता दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अगला देखते हैं कौन सा? द्वितीयक सेल। बात कर लेते हैं द्वितीयक सेल के। द्वितीयक सेल बात कर लेते हैं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं बच्चे? द्वितीयक सेल के बारे में अभी हमने बताया था। जैसे आप थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेट होकर के बैठे होंगे तो द्वितीयक सेल में क्या होता है? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद जिन्हें हम पुनः से चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेलों को हमने द्वितीयक सेल बोला था। एग्जाम्पल हमने बताया था फोटोग्राफर के द्वारा जो कैमरे में सेल डाले जाते थे, और एक हमने अभी आपको दिखाया था कि हमारे रिसीवर में जो सेल पड़ा है, ठीक, इन्हें हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। ठीक ना बच्चे? तो द्वितीयक सेल वो हो गए। अच्छा, द्वितीयक सेल के एग्जांपल देख लेते हैं। द्वितीयक सेल का एग्जांपल क्या होता है? द्वितीयक सेल का एग्जांपल होता है कौन सा हमारा? सीसा संचायक सेल। पढ़ा होगा आपने, सीसा संचायक सेल। ठीक, द्वितीयक सेल का क्या एग्जांपल हो गया हमारा? सीसा संचायक सेल। ठीक, और एक हम देख सकते हैं तो इसका क्या होता है दूसरा? क्षारीय संचायक सेल। तो जो द्वितीयक सेल हैं वो कितने प्रकार के, मतलब कौन कौन से होंगे जो हमने एग्जांपल बताया द्वितीयक सेल के? पहला हमारा क्या हो जाएगा? सीसा संचायक सेल, और दूसरा क्षारीय संचायक सेल। ठीक ना बच्चे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें भी हो सकता है कि सीसा संचायक सेल में कौन सा लिक्विड भरा होता है? तो कौन सा होता है? H2SO4। ठीक, कौन सा? जिसे बोलते हैं हम क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या बन सकते हैं। अब हम देखते हैं सेल से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे पहली हेडिंग होती है आपकी सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। देखो अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है कि सेल का विद्युत वाहक क्या है कि सेल सहित पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। यानी दोबारा से बता दें, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर लिख के क्यों दिखा रहे हैं? देखिए बच्चे, ये जो हेडिंग है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यूपी बोर्ड एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछी जाने वाली हेडिंग है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये हमें बताना होता है। इसलिए हमने आपके सामने लिख करके बताई। आप भी कोशिश किया करिए कि हमारे साथ साथ रिपीट करें। ठीक, तो सेल का विद्युत बल क्या है? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ई मतलब कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट
होता है। क्लियर ना बच्चे? फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होता है, E बराबर W अपान Q, या इसे कैपिटल ई दिखाते हैं, सेल का विद्युत भागबल, ठीक, कैपिटल ई भी दिखाते हैं, स्मॉल ई भी दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, और हमने आवेश कैसा बताया, एकांक, यानी क्यू का मान कितना होता है, एक, ठीक बच्चे। अगर क्यू का मान एक रखेंगे तो सीधा सीधा ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। यहीं से हमने वो परिभाषा बनाई थी। तो अभी कोई डाउट बच्चे, सेल का विद्युत भागबल हो गया ना, ठीक। अगली हेडिंग देखते हैं, सेल का विद्युत भागबल के बाद में विभवांतर, विभवांतर, ठीक, विभवांतर। देखो विभवांतर क्या होता है, अगर बात करें विद्युत भागबल में हमने क्या पढ़ा था कि सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत भागबल। और सेल के सिरों के बीच, मतलब धन प्लेट से ऋण प्लेट तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। यानी जैसे एक सेकंड के लिए समझिए आप कि ये परिपथ है हमारा, और ये हमारे लगे हैं क्या, सेल, एक तरफ धन प्लेट और एक ऋण प्लेट। अगर हम कहें कि सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो वो होगा सेल का विद्युत वाहक बल। और अगर हम कहें कि धन प्लेट से ऋण प्लेट तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर। और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक बच्चे। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, सेल का विद्युत भागबल और विभवांतर दोनों की विमा बहुत पूछी जाती है, विमा पूछी जाती है। फार्मूला भी आपने देखा था विद्युत भागबल क्या था, E बराबर W अपान Q, ठीक बच्चे। तो W क्या है हमारा, कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है, सभी बच्चों को पता होगी, कार्य की विमा क्या होती है बताएंगे आप, ML2 और T-2, ठीक। नीचे क्या है, Q आवेश, और Q की विमा क्या होती है, AT, तो यहां पर रख देंगे A और कैपिटल T। तो अब क्या करो, इनको ऊपर ले जाओ, तो ये हमने लिख दिया ML2 T-2। अच्छा A ऊपर जाएगा तो A की घात कितना होगा, माइनस का 1, और अगर T ऊपर जाएगा तो T की घात भी कितना होगा, माइनस का 1, ठीक बच्चे। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ML2, अच्छा T-2 और -1 एक ही जैसे हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी T की पावर -3 और A की पावर -1। तो जो हमारा होगा विमा कितनी होगी उसकी, ML2 T-3 A-1, ठीक बच्चे। चाहे विद्युत भागबल की पूछे, चाहे वो विभवांतर की पूछे, दोनों की विमा हमारी समान होगी, मात्रक हमारा समान होगा वोल्ट, और विमा क्या होगी हमारी, ML2 T-3 A-1, ठीक बच्चे। चलते हैं अगले पॉइंट पर, विभवांतर हो गया हमारा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं, ठीक। और अगले चैप्टर में आते हैं, बात कर लेते हैं विद्युत आवेश। ये टर्म आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्या चीज, विद्युत आवेश, ठीक बच्चे। हेडिंग है आपकी, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं हम, विद्युत आवेश, ठीक बच्चे। अच्छा एक सेकंड रुको, इसको समझाने के लिए हम कोई 2 चीजें ले लेते हैं, आपको तो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे ठीक, अभी भी ठीक है, मेरे पास ये 2 चीजें हैं, आपको दिखाई पड़ रही होंगी, एक ही हमारे पास ब्लैक मार्कर है, एक ये मोटा वाला, ठीक। अच्छा देखो विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश की परिभाषा होती है कि जब हम किन्हीं 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात दोनों ही वस्तुओं पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, और इनके इसी विशेष गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। है ना बच्चे। अच्छा देखो अब तो प्रैक्टिकल रूप में समझाते हैं। हमने क्या बताया, हमने कहा जब हम किन्हीं 2 विद्युत रोधी, अच्छा विद्युत रोधी पहले समझ लें, विद्युत रोधी क्या होता है। देखो चालक वो होगा जिसमें करंट बह जाए, अगर हम अपनी देसी भाषा में समझें, चालक वो जिसमें करंट बह जाए, मतलब हमने तार टच किया तो उसमें करंट बहने लगे, तो वो हमारी क्या होगी, चालक। और विद्युत रोधी या फिर अचालक क्या होगी, जिसमें हम तार टच करें बट करंट ना बहे। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी में आप तार टच करते हो तो क्या उसमें करंट आता है, नहीं, तो वो चीजें हो गई विद्युत रोधी। जैसे ये दोनों चीजें हमारे पास इस समय जो है वो कैसी है, विद्युत रोधी, इनमें करंट तो आ नहीं जाएगा। हाँ अगर ये आयरन की होती तो आ सकता था। तो हमने कहा जब हम किन्हीं 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को, यानी ये विद्युत रोधी, मान लिया सेकंड के लिए ये 2 विद्युत रोधी वस्तुएं हैं, और इनको हम जब हमने कहा जब हम किन्हीं 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं,
रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात, जैसे हमने रगड़ा, रगड़ने के पश्चात इन दोनों ही वस्तुओं पर, चाहे ये वाली वस्तु हो और चाहे ये वाली वस्तु हो, दोनों ही वस्तुओं पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिस कारण ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसी विशेष गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। जिसका देसी एग्जांपल यदि हम समझे, क्या बचपन में करते थे कि पेन लिया, ऐसे ऐसे बालों में रगड़ा, और रगड़ने के पश्चात जब हम धूल के कणों के पास ले जाते थे तो धूल के जो कण थे वो उसमें चिपक जाते थे। अच्छा, धूल के कौन से कण चिपकते थे? हल्के कण, ना कि बड़े बड़े कण। तो इसीलिए हमने कहा कि हल्के कण इसमें चिपक जाते। अच्छा, वो पेन में ही नहीं, आप बाल ले जाएंगे तो आपके बालों में भी वो धूल के कण चिपक जाएंगे। क्लियर ना बच्चे? विद्युत आवेश बहुत अच्छे समझ लेना। अच्छा, अब देखो होता क्या है, अब इसको यहां पर समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा ये कोई दो वस्तु है, एक ये वस्तु थी, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं एक ये वस्तु है, और हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा, दोनों पर विशेष गुण आ गया, मतलब विद्युत आवेश आ गया। तो देखो होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है। जैसे हमने मान लिया कि ये वाली जो वस्तु थी इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, एक सेकंड के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। और जो दूसरी वस्तु थी इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। तो अभी अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं? 5 और 3 8। ठीक बच्चे, अब जब हमने इनको रगड़ दिया, आपस में रगड़ा, और रगड़ने के पश्चात फिर हमने इनको रखा दूर दूर, तो ये रगड़ गए, अब ये फिर से हो गया अगेन दूर दूर। तो रगड़ने के पश्चात जो विशेष गुण आया उसमें होता क्या है, जैसे ही आपने इनको रगड़ा तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से निकलकर दूसरे में पहुंच जाएंगे, या दूसरे से निकलकर पहले में आ जाएंगे। जैसे हमने एक सेकंड के लिए मान लिया कि 5 और 3 8 थे, हमने इनको रगड़ा, रगड़ने के पश्चात हम देखते हैं कि इस वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास कितने हो गए? 5। अच्छा, हुआ क्या होगा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए होंगे, किस वाले प्रोसेस के पास में? रगड़ने पर। जब हमने क्या किया होगा, इनको आपस में रगड़ा होगा, तो रगड़ने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए। ठीक, अब देखो आवेश तो दोनों पर आ चुका, अब हम कैसे डिफाइन करें किस पर कौन सा आवेश आया? ठीक बच्चे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? टोटली 2 हमने पढ़ रखे हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो किस पर धनावेश और किस पर ऋणावेश? तो देखो, जिसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, यानी जिसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। अच्छा, दान बच्चे कौन करेगा? दान वही करेगा जो धनी व्यक्ति होगा। तो दान किसने किया? इसने 5 थे, कितने रह गए? 3, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है, और दान करने वाला धनी व्यक्ति, यानी उस पर आवेश कैसा आएगा? धनावेश। क्लियर बच्चे? अच्छा, दूसरा जिसने ग्रहण किया है, यानी लेने वाला, ग्रहण करने वाला, तो जो लेने वाला है वो कैसा होगा? ऋणी व्यक्ति, या फिर जिसके पास कमी होगी वही तो दूसरे से लेगा, तो ये कौन सा होगा? ऋणी व्यक्ति, यानी इस पर आवेश कैसा आएगा? ऋणावेश। क्लियर ना बच्चे? तो इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। अच्छा देखो, दूसरे टर्म में समझे, जो टर्म हमारे क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चन वो कहता है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब बताएं बच्चे, अगर कमी है तो उस पर कौन सा आवेश होगा? कमी है तो कौन सा होगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कमी है तो ऋणावेश होगा। बस बच्चे, यहीं पर आप गलती कर गए। देखो, कमी कब हुई होगी? कमी तो तभी हुई होगी जब उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा? दान किया होगा। भाई, अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो वो 10 के 5 तभी होंगे जब हम 5 रुपए कहीं खर्च कर दें, या हम 5 रुपए किसी को दे दें। तो दोनों कंडीशन, इन्हीं कंडीशन में तो 10 के 5 हो पाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ होगा? हमने दान किया होगा, और दान करने वाले के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और दान करने वाला व्यक्ति कैसा होता है बच्चा? धनी व्यक्ति। तो यानी कमी पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। और अगर वही बात करें हम अधिकता की, तो अच्छा बताओ अधिकता कब हो सकती है? तो अधिकता के लिए तो सर एक ही मौका है, घर से 10 मिले और 10 स्कूल में मारते हैं, हम किसी के, अपने पड़ोसी के 10 रुपए मारते हैं, बस हो गए 20। तो तरीका तो यही है, या हम 10 रुपए क्या ले लें? उधार ले लें। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में आपने पैसे किसी ना किसी से लिए हैं, तो किसी ना किसी से लिए तो आप ऋणी हो गए। ऋणी हो गए तो बच्चे आप पर आवेश कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। यानी जब आपने पैसों की अधिकता करी तो आप किसी ना किसी व्यक्ति के ऋणी हो गए, तो यानी जो आप पर आवेश आएगा वो कैसा आएगा बच्चे? ऋणावेश। क्लियर ना? ठीक है, चलो ठीक, आगे चलते हैं। इतने में बच्चा विद्युत आवेश, कमी, धनावेश, अधिकता, ऋणावेश, इसमें कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं, उसका सलूशन किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। और बच्चे, एक आपसे आज हम बोलेंगे, अभी तक हमने किसी भी वीडियो में ये बात नहीं कही। पहली बात तो ये कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। ठीक, दूसरा बात ये कि आप अच्छे से अच्छे कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक अच्छा कमेंट कर दिया करिए। आपके कमेंट करने से हमें पैसे नहीं मिलने जा रहे, लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। अगर आपका कमेंट अच्छे अच्छे आते रहेंगे तो हो सकता है एक एक दिन में 3-3 4 वीडियो भी आने लगे, चाहे वो हमारे नॉर्मल वाले बच्चे हों चाहे एजी वाले बच्चे हों। बस अभी से आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा कमेंट में किया कीजिए, जिसको पढ़ करके हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले, और कल हम यानी अगले दिन हम फिर से एक नए जोश के साथ में आपके सामने उपलब्ध हों।
ठीक है बच्चे, चलिए अच्छा देखते हैं आगे। विद्युत आवेश हो गया, इसके बाद देखते हैं हम क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? देखो विद्युत धारा, अच्छा पहले फार्मूला देख लो और फार्मूले से ही हम बना देंगे परिभाषा। फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक, फार्मूला क्या है, आई बराबर क्यू अपान टी। तो जैसे अब हमें परिभाषा बनानी है बच्चे, तो क्या बनाएंगे हम, आवेश, क्यू क्या होता है, आवेश, आवेश प्रवाह की दर। देखो बच्चे, किसी भी शब्द के पीछे अगर क्या लग जाए, दर, तो दर का मतलब होता है हमें कि समय से भाग करना है। किससे भाग करना है, समय से भाग करना है। तो किसी भी शब्द में अगर क्या लग जाए, दर, तो मतलब समय से भाग। अब देखो बच्चे यहां परिभाषा कैसे बनाएंगे, एक सेकंड के लिए, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर, बन गई ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक बच्चे क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और अगर पूछे बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा जो होती है वो कैपिटल ए होती है। ठीक ना बच्चे, क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है और बीमा कैपिटल ए होती है। क्लियर, चलें नेक्स्ट हेडिंग पर, ठीक देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, चलिए चलते हैं। ठीक, अगले हमने देख लिया विद्युत धारा। ठीक बच्चे, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। यहां पर तो आपको वीडियो स्किप करना ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, अगेन एंड अगेन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली हेडिंग। ये मेरे कहने से नहीं, आपको खुद पता होगा, जो हम लिखने जा रहे हैं वो भी आप कहेंगे हाँ सर ये आपने सही बात कही। बच्चे तो आ भी चुका होगा, क्या, ओम का नियम, ओम का नियम है ना बच्चे, एकदम इंपॉर्टेंट हेडिंग। बोला था आपसे, ओम का नियम, और हर बार पूछी जाने वाली हेडिंग है। तो ओम का नियम क्या होता है, हमने कहा ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे ताप और दाब इत्यादि। हमने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर बच्चे, हमने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। या जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो आप जानते हैं बच्चे क्या आता है, कांस्टेंट, और जो वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, आर। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, बी बराबर आई आर। या दूसरे टर्म में जो अदर किताबों दिया होता है वो ये कहते हैं कि बी अपान आई सदैव एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम आर कहते हैं। तो बच्चे वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, और जो हमने ऐसे बता दिया ये भी सही है। ठीक ना बच्चे, फार्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर, जहां देखेंगे, जहां जो आर होता है, आर, इसे हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो बच्चे प्रतिरोध का क्या काम होगा, देखो प्रतिरोध, इसके टर्म से ही समझ में आ रहा है कि ये विरोध का सेंस दे रहा है। तो प्रतिरोध क्या होता है, मतलब प्रतिरोध इन द सेंस आप किसी का विरोध करना, और किसी का विरोध करना मतलब ये विरोध किसका करेगा, तो ये विरोध बच्चे किसका करेगा, धारा का। यानी धारा का विरोध करने वाला जो कारक होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रदर्शित किससे होता है, ये आर से प्रदर्शित होता है। ठीक बच्चे, तो अगली हेडिंग आपकी यही है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में जैसे में लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और धारा I के अनुपात को हम प्रतिरोध R कहते हैं। वैसे पता है ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपान I। तो यहीं से हम परिभाषा बना देंगे, विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को हम प्रतिरोध R कहते हैं, तथा इसका मात्रक, अच्छा देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अब देखो मात्रक याद करने का तरीका, R निकला कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ओम के नियम से, और जिसने उत्पत्ति की वो भाई अपना नाम तो दे गई, तो उसने ये जो प्रतिरोध का मात्रक दिया वो क्या दे दिया, ओम। या दूसरे शब्दों में अगर देखें तो क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन जो प्रचलित है वो क्या है, ओम। अच्छा बच्चे, ये ओम जगह जगह लिखा भी मिल सकता है और इसका एक साइन भी होता है, वो कुछ इस तरीके से भी बना के दे सकता है। तो ये भी बच्चे हमारा साइन किसका है, ओम का। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। अगली हेडिंग है आपकी प्रतिरोधों का संयोजन। क्या चीज,
प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है बच्चे जोड़ना, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। अच्छा, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? सभी को होता है, दो प्रकार से होता है। नंबर एक कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और जो दूसरा होता है हमारा वो क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। यानी हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है बच्चे हमारा कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। तो बात कर लेते हैं हम किस पर? श्रेणी क्रम संयोजन पर। पहले हम यही देख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो बच्चे, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? हमने कहा कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपको नहीं समझ में आया ऐसे देखो, जैसे ये तीन प्रतिरोध है, ठीक बच्चे, यहां पर ध्यान देना आप। मैंने कहा ये हमारे यहाँ तीन प्रतिरोध, ठीक। हमने मान लिया ये हमारा कौन सा है? R1, ये हमारा कौन सा? R2 और ये हमारा R3। फिर हमने कहा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया बच्चे, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इनको आपस में जोड़ दें। उसके बाद में दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इनको हम आपस में जोड़ दें, और ऐसे आगे क्रम बढ़ाते रहे। और उसके बाद में प्राप्त अंतिम दोनों सिरों को, अंतिम सिरे दोनों एक ये और एक ये, इसके बाद प्राप्त अंतिम दोनों सिरों को अगर हम बैटरी के सिरों से जोड़ दें, तो इस प्रकार से जो बच्चे हमारा संयोजन बनता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये अगेन फिगर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो समझाने वाली बात थी बच्चे, है तो पूरा अगर फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। देखिए कैसे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जिस पर ये प्लस पे ये माइनस, और प्रतिरोध क्या होंगे? R1, R2 और R3। और हमने मान लिया जो बैटरी लगी है वो कितनी लगी है? 20 वोल्ट की हमारी बैटरी इसमें लगाई गई है, ठीक बच्चे। अच्छा देखो, इसको फिगर को थोड़ा साइड रखते हैं, समझाते हैं आपको डेरिवेशन फार्मूले का, ठीक। अच्छा देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का जो नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है? नंबर एक बात पहले श्रेणी क्रम संयोजन कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो भी प्रतिरोध लगे हैं इनके बीच में जो धारा प्रवाहित होगी वो समान होगी। यानी तीनों ही प्रतिरोधों में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो हमारी कैसी होगी? समान होगी। लेकिन जो तीनों प्रतिरोधों के बीच में जो विभव होगा, यानी विभवांतर V जो होगा वो कैसा होगा? वो भिन्न भिन्न होगा। क्लियर ना बच्चे? क्या चीज इसमें होता क्या है? जो I है वो कैसी होगी? समान होगी, यानी धारा I का मान कैसा होगा? समान होगा। और जो विभवांतर V है वो कैसा होगा? वो अलग अलग होगा, ठीक बच्चे। धारा I समान और विभवांतर V अलग अलग होगा, ठीक। तो देखते हैं डेरिवेशन। जैसे धारा I अगर मान लो यहाँ से हमने बताया कि I एम्पियर धारा निकली, तो इसमें भी I जाएगी, इसमें भी I और इसमें भी I, कोई मतलब ही नहीं। विभवांतर की बात करते हैं तो अगर V वोल्ट है, हमने कहा विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। तो अगर R1 है तो वहां विभवांतर कितना गया होगा? V1। R2 है तो विभवांतर कितना जाएगा? V2। और R3 है तो विभवांतर कितना जाएगा हमारे पास? V3, ठीक बच्चे। अच्छा ये बताएं, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे विभवांतर V1 V2 V3 हो, ये चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, सारे निकले कहां से हैं? इस बैटरी से ही तो निकले, यानी बैटरी के कुल विभव V से ही तो निकले, V1 V2 और V3। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो योग होगा वो V के बराबर होगा। यानी क्या होगा? जो V बराबर हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास V बराबर होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2 और प्लस V3, ये हो जाएगा बच्चे, ठीक। अच्छा ये हमने दिया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। उसके बाद ओम के नियम से, अच्छा ओम का नियम बच्चे हमारा क्या होता है? V बराबर I R, पता है आपको? ओम का नियम होता है V बराबर I R, ठीक। अच्छा अगर V बराबर I R है तो इसे V1 के लिए देखेंगे तो क्या होगा? I1 और R1। V2 के लिए देखेंगे तो I2 R2, और अगर हम V3 के लिए देख रहे होंगे तो I3 और R3, ठीक बच्चे। तो रख दो आके इसमें जरा, तो ये क्या हो जाएगा? IR, यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 R1, यहाँ हो जाएगा I2 R2, और यहाँ हो जाएगा I3 और R3।
इतने में कोई डाउट? देखिए ये हो गया I3 और R3, ठीक बच्चे। लेकिन अब बात कर लेते हैं, कंडीशन क्या लगी थी कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होगी, हमारी समान होगी, यानी चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो और चाहे I3 हो, यानी हम कह सकते हैं क्या, चाहे हमारी धारा I1 हो, चाहे I2 हो और चाहे वो क्या हो, I3 हो, सारी की सारी प्रवाहित होने वाली मेन धारा I के बराबर ही होगी। तो जो जहां भी I1 दिखा वहां भी I, I2 दिखा तब भी I और I3 दिखा तब भी हमें क्या रखना है, I ही रखना है। यानी फाइनली फार्मूला हमारे पास क्या होगा, IR बराबर IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। ठीक बच्चे, अब क्या करो, I ले लो कॉमन, तो हमने I अगर इधर से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ R। इधर से अगर आप I कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये I से हमारा I कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट फाइनली हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। यही होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का यही होता है हमारा फार्मूला बच्चे। पूरा निगमित किया हमने, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताना। पूरा एक एक स्टेप वाइज हमने बताया और शायद मेरी समझ में आपके अच्छे से आ चुका होगा कि कैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक बच्चे, इसके बाद हम चलेंगे किस पर, समांतर क्रम पर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक बच्चे, ले लिया होगा आपने, देखते हैं आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पर बात करेंगे हम, समांतर क्रम संयोजन पर। समांतर क्रम संयोजन। अच्छा एक बात बच्चे मेरे ध्यान दें, ये वाला चैप्टर से मतलब ये जो हमने शुरुआत की है इसका पूरा ओवरव्यू लगभग लास्ट तक जाएगा। तो आज की वीडियो, उसके बाद कल का जो वीडियो होगा उसमें भी हम यहीं से आगे का कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर दूसरे टॉपिक पर वीडियो आता तो वो बिल्कुल अलग होगा, मतलब इससे जहां आज ये छूटेगा इसके जस्ट नेक्स्ट अगला वीडियो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा होगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए एजी वाले बच्चे, बिल्कुल टेंशन मत लें। जो आपकी लास्ट इकाई है जिसमें 5 चैप्टर है वो 5 के 5 चैप्टर आपके यहीं पर कवर हो रहे होंगे। ठीक बच्चे, आते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, अच्छा समांतर क्रम संयोजन में क्या हमने कहा, प्रतिरोधों को यदि इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दें और प्राप्त दोनों सिरों को हम बैटरी के सिरों से जोड़ दें, तो इस प्रकार से जो हमारा संयोजन तैयार होगा उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक बच्चे, देखो अच्छा कैसे, हमने कहा ये है आपके 3 प्रतिरोध, एक ये रखा और एक हमने ये रखा। ठीक, ये कौन सा है, R1, ये R2 और ये R3। हमने क्या कहा, पहले हमने कहा जिनके जो पहले सिरे हैं उनको एक साथ, यानी ये पहले सिरे हैं इन सभी को एक साथ, जो दूसरे सिरे हैं उनको एक साथ जोड़ दें, और इसके बाद में जो प्राप्त 2 सिरे, यहाँ से एक सिरा प्राप्त होगा और ये सिरा प्राप्त होगा, इसके बाद में प्राप्त दोनों सिरों को हम कहाँ से जोड़ दें, जाके बैटरी से जोड़ दें। तो इस प्रकार से जो हमारा संयोजन तैयार होगा वो हमारा कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, बट फिगर हमारा एग्जैक्ट कैसे बन के आएगा वो देख लेते हैं। देखिए ठीक बच्चे, देखिए इसमें ये हो गया हमारा, ठीक ये प्रतिरोध हो गया R1, ये R2 और ये R3, और तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया किसमें, समांतर क्रम में। और ये लग चुकी है इनसे क्या चीज, ये बैटरी प्लस माइनस, और बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक बच्चे, ये 20 वोल्ट की बैटरी लग चुकी है। ये हो गए 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। अब बात कर लेते हैं, देखो इसमें, अच्छा इस वाले फिगर में ये जुड़ चुका, इसका नोट पॉइंट क्या होता है समांतर क्रम का वो देख लेंगे। इसका नोट पॉइंट क्या होगा कि इसमें जो V होगा यानी विभव, वो कैसा होगा बच्चे, वो होगा समान, लेकिन जो धारा I होगी वो कैसी होगी, वो हमारी अलग अलग होगी। ठीक बच्चे, यानी इसमें जो प्रतिरोधों के बीच में जो विभव होगा वो तो समान होगा, लेकिन जो धारा होगी वो अलग अलग होगी। यानी अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ से मान लो I धारा निकलती है,
तो ये जो आई धारा है वो आपकी जब यहाँ पहुंचेगी तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ऊपर जाएगी धारा I1, बीच वाले में जाएगी I2 और नीचे क्या जाएगी धारा I3। ठीक बच्चे, अब देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। एक सेकेंड करते हैं क्या कि इसको छोटा कर देते हैं, आपको एक ही पेज में दिखाई पड़े। ठीक, देखते हैं। ठीक, अच्छा देखो बच्चे, जैसे उसमें हमने कहां से उठाया था कि उसमें विभव भिन्न भिन्न था, तो हमने डेरिवेशन को कहां से उठाया था, विभव से। और इसमें हमारी क्या है, धारा भिन्न भिन्न, तो इसमें हम डेरिवेशन को कहां से उठाएंगे, धारा से। तो देखो क्या होगा, जो मेन मुख्य धारा है वो कितनी है, I, और उसी से 3 हिस्से बटे क्या, I1, I2 और I3। यानी हम कह सकते हैं जो मेन मुख्य धारा I होगी वो बराबर किसके होगी, I1 प्लस I2 और प्लस I3 के। ठीक बच्चे, अच्छा अब देख लो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R। अगर I बराबर निकालें तो क्या होगा, V अपान R। ऐसे अगर हम I1 बराबर देखेंगे तो क्या होगा, V1 बटे R1। यानी हम अगर ऐसे देखेंगे क्या, I2 बराबर तो वो क्या होगा, V2 बटे R2। और I3 बराबर देखेंगे तो क्या होगा, B3 बटे R3। ठीक, तो क्या करो, टोटल वैल्यू इसमें पुटअप करो। अच्छा इधर करते हैं, क्या आया था हमारे पास, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। ठीक, वैल्यू पुटअप करते हैं, तो I की जगह पर क्या होगा, B अपान R, यहाँ पर क्या होगा, B1 अपान R1, यहाँ क्या होगा, B2 अपान R2, और इस वाले जगह बच्चे क्या हो जाएगा, B3 अपान R3। ठीक बच्चे, अब अच्छा हमें क्या पता है, इसका नोट पॉइंट क्या था कि V कैसा होगा, समान होगा। मतलब चाहे वो B1 हो, चाहे वो B2 हो, चाहे वो B3 हो, सारे के सारे बैटरी के कुल विभव V के बराबर होंगे। तो अगर बैटरी के कुल विभव V के बराबर होंगे तो सभी की जगह क्या रख देना हमें, V। तो V अगर सभी जगह दोगे तो क्या हो जाएगा, V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 और हो जाएगा V अपान R3। ठीक बच्चे, V क्या ले लो कॉमन, तो बचेगा अंदर क्या, 1 अपान R। अच्छा अगर यहाँ से V कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3। ठीक बच्चे, ये V से V क्या होगा, क्रॉस आउट, यानी जो हमें फाइनल फार्मूला मिल गया 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। तो ये हमारा हो गया कौन सा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक बच्चे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला देख लिया, ये हो गया हमारा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। एक बार आप पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट वे में आपको बताया गया है। इससे शॉर्टकट और इससे अच्छा वे बताने का नहीं हो सकता। हमने आपको पूरी कोशिश की है बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, फिर उसके बाद में आपने देखा। और चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। अब इसके आगे जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो आपको कल शाम को इस पर के अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक बच्चे, और आज के वीडियो की एंडिंग करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि वीडियो की एंडिंग कैसी होती है, आपकी एक मोटिवेशनल शायरी के साथ में। तो वो मोटिवेशनल शायरी शुरुआत करते हैं। समझ में आया, परिस्थितियों से जो लड़ा है, परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो आगे बढ़ा है, परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो आगे बढ़ा है, और जो किस्मत पर रोया है वो आज भी वहीं खड़ा है। ठीक बच्चे, तो परिस्थितियों से लड़ना है, सर्दी कितनी भी हो हमें पढ़ाई करनी है, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।